दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। बांग्लादेश में जिस प्रकार बीते कई महीनों से हिंदुओं के खिलाफ हिंसक वारदातें हो रही हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है, एक तरह से नरसंहार किया जा रहा है और साथ ही जो इस्लामी संगठन है, खास करके कट्टरपंथी इस्लामी संगठन, उनका अत्याचार और दादागिरी चल रही है। यह कोई नई बात नहीं है, इससे दुनिया का हर व्यक्ति लगभग अवगत हो चुका है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है। ठीक इसके बरक्स दूसरी तरफ भारत में भी हिंदू मुसलमान के बीच तनाव को बढ़ाने के लिए भी काम चल रहा है। एक तरफ हमने लोकसभा चुनाव के दौरान ही देखा था, जो बिहार लोकसभा चुनाव था उसमें ही देखा था, वोट जिहाद से लेकर कई नारे लगे, वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, इस तरह के नारे लगते रहे और मुसलमान सड़क पर आते रहे। तो दूसरी तरफ जब इनकी तरफ से जरूरत से ज्यादा एक आक्रामकता के साथ पेश आने की बात हुई तो इनके खिलाफ हिंदुओं में भी एक उबाल आया और यह भी लामबंद हुए। लामबंद होने के बाद जो हिंदू एक तरह से सोया हुआ था, उसका स्वाभिमान जागा और वह संभल के रूप में सामने आ रहा है, वह अजमेर शरीफ के रूप में सामने आ रहा है। सरकारी स्तर पर वक्फ के मामले में भी सामने आ रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? सवाल यह है कि ये सारी चीजें एक साथ क्यों हो रही हैं? बांग्लादेश को अस्थिर किया गया, रिजीम चेंज हुई, भारत में भी हुआ। इसके पीछे के का जो कारण है वह क्या है? दरअसल बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को विदेशी सह मिल रही है। भारत में अभी जो देख रहे हैं ये तो एक तरह से ऐसा लगता है कि यह एक इक्का दुक्का वारदातें हैं, लेकिन अगर पूरी चीज़ों को समग्रता के साथ अगर देखा जाए तो यह एक बड़ी साजिश दिखती है, जिसमें कई विदेशी ताकतों, कई देशों के हाथ इसमें रंगे हुए हैं और कोशिश यह है, षड्यंत्र, इस टूल किट का षड्यंत्र यह है कि बांग्लादेश से कट्टर इस्लामी विचारधारा को असम, बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड के रास्ते पूरे भारत में स्प्रेड किया जाएगा। यह कैसे है, इसको कैसे खाद पानी दिया जा सकता है, इस पर आइए हम विस्तार से बात करें। लेकिन उसके पहले आप सबसे अनुरोध, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए इस कड़ी का आरंभ से प्रारंभ करते हैं। इस पूरे बांग्लादेश से जो संकट खड़ा हुआ है और अब तक उसके असरात, स्वाभाविक है, भारत का पड़ोसी देश है और
भारत के पड़ोसी देशों में अगर कुछ अस्थिरता होती है तो उससे अछूता रहना लगभग नामुमकिन है। तो भारत प्रभावित तो हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में जो शुरुआत हुई इसके पीछे मुख्य रूप से इस पूरे खेल में 3 प्लेयर सीधे सीधे नजर आते हैं। एक अमेरिका बहादुर, दूसरा चीन और तीसरा अमेरिका और चीन का पिछला गुट पाकिस्तान। यहाँ CIA, चीन और ISI का अपना गेम प्लान चलता रहा। हम सब ये जानते हैं कि अमेरिका बांग्लादेश में एक अपना बेस बनाना चाहता है। इसके लिए उसने शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तब उनसे संपर्क भी किया था, और इस बात की पुष्टि शेख हसीना ने खुद भी की है कि एक गोरे ने उनसे ये बात कही थी बेस के बजाय, हुआ कि वहाँ एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की बात हुई। कुल मिला जुला के अमेरिका को अपना पैर जमाने के लिए एक जगह चाहिए थी। लेकिन जब शेख हसीना ने इससे इनकार कर दिया, उसके बाद से खेल बदलना शुरू हो। वास्तव में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी है यह कई देशों को रास नहीं आती, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो अमेरिका बांग्लादेश में एक अपना बेस बनाकर वह चीन पर निगरानी कर सकता था और साथ साथ भारत पर भी अपनी नज़र बनाए रख सकता था, और अपनी विदेश नीति को वह इंडो पैसिफिक के लिहाज से एक तरह से नया स्ट्रक्चर दे सकता था। लेकिन जब ये शेख हसीना ने इनकार कर दिया, फिर वहाँ एक अराजकता सृजित की गई। छात्रों के बहाने एक अराजक आंदोलन की शुरुआत हुई, और वह आंदोलन बांग्लादेश से शेख हसीना को भागने पर मजबूर किया। शेख हसीना वहां से भारत तो आ गई, लेकिन वह जो रिजीम परिवर्तन का जो मामला था वह धीरे धीरे एंटी हिंदू बनता चला गया। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर आज ही अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार हमेशा होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये मामले इक्का दुक्का हुआ करते थे। और इस घटना के बाद से यह पूरी तरह से चला। बांग्लादेशी कौम की अगर हम बात करें तो यह कितनी बड़ी एहसान फरामोश कौम है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 71 में अगर भारत का सहयोग न मिला होता तो बांग्लादेश अस्तित्व में ही नहीं आया होता। बांग्लादेश के 71 में अस्तित्व में आने के बाद मुजीबुर रहमान वहाँ के रहनुमा बने, लेकिन कभी भी उन्होंने भारत समर्थक लॉबी को वहाँ पनपने नहीं दिया। भले ही वो भारत के साथ संबंधों को अपने तय बेहतर रखे रहे, लेकिन वहाँ एक माहौल जो भारत के अनुकूल होना चाहिए था उसको सृजित करने के बजाय भारत विरोधी हवा लगभग उसी समय से शुरू हो गई थी। बांग्लादेश के आवाम को यह बताया जाता था कि भारत उनकी संपत्तियों का दोहन करता है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर भारत बांग्लादेश को सपोर्ट न करता और तब से लेकर अब तक निरंतरता अपने सहयोग में न बनाई होती तो
पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरा हाल बांग्लादेश का हुआ होता। लेकिन खास करके हम देखते हैं कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, यहाँ एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली है कि यहाँ के आवाम को अवेयर नहीं किया जाता। सत्ता प्रतिष्ठान उन्हें जागरूक नागरिक नहीं बनने देते, क्योंकि अगर नागरिक जागरूक हो गए तो फिर उन्हें सत्ता में बने रहना बड़ा मुश्किल होगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो एक माहौल एक तरह से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ शुरू से ही रहा है। अमेरिका ये शेख हसीना के जवाब से नाराज था। दूसरी सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश को बेस बनाने से एक ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के तहत एक बढ़त अमेरिका को मिल जाती। वास्तव में यह न होने के बाद रिजीम चेंज हुई। एडवाइजर के तौर पर मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश की कमान उनके हाथों सौंपी गई। यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश की सरकार का एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, वह लेजिटिमेट नहीं है। न वह चुनकर आई है, न वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। वह सीधे सीधे कहा भी जाता है, यह स्पष्ट भी है कि वो अमेरिका के एसेट हैं, CIA के एसेट हैं, अमेरिकी डीप स्टेट के एसेट हैं। उनको लेकर वहां बैठा दिया गया। अमेरिका ने एक तरह से अपनी उसका जो उद्देश्य है उसमें वह आधा कामयाब वहां दिखता है। अब दूसरी तरफ बात करें चीन का, तो चीन वाले मामले में भी वैसे चीन धार्मिक उन्माद फैलाना या धार्मिक कट्टरता को, मजहबी कट्टरता को सीधे सीधे पैरवी करता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन चीन अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए वह किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार रहता है। बीते गुरुवार को जमाते इस्लामी जो बांग्लादेश की है वो और कुछ अन्य दलों के नेताओं का 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बीजिंग गया था, जहां उन लोगों की काफी अवभगत हुई। यह पहली बार है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है CPC, वह किसी मजहबी जमात के नेताओं को सरकारी आमंत्रण पर बुलाया। यह अनायास होने वाली कोई घटना नहीं है। इस प्रतिनिधि मंडल में जमाते इस्लामी के जो उपाध्यक्ष हैं वह पूर्व सांसद भी रहे हैं, सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर। उनके नेतृत्व में यह 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया था। इसमें खलीफा मूवमेंट के प्रतिनिधि शामिल थे, खलीफा काउंसिल और इस्लामिक ऑर्डर पार्टी के लोग इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। अब हुआ कि चीन अचानक से ऐसे लोगों को क्यों इतना गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है, क्यों इन्हें लिफ्ट करा रहा है। तो चीन ने मौके की नजाकत तक को वो समझा। उसने देखा कि वहाँ भारत विरोधी और हिंदू विरोधी एक लहर चल रही है, एक हवा चल रही है। ऐसे में चीन को वहाँ अपने लिए अवसर दिखा। वह जियोपॉलिटिक्स
की नज़ाकत को समझा और सामरिक बढ़त हासिल करने के लिए वह अपना पैर बांग्लादेश में फैलाना शुरू कर रहा। तो एक तरह से अमेरिका की स्थितियां क्या थी, चीन किस दिशा से सोच रहा है, तो ये तो दोनों रहे, लेकिन दोनों अपना काम करते हैं, लेकिन सीधे सीधे वहां दिखना, काम करते हुए दिखना भी नहीं चाहते। तो इस दिखने के लिए एक तरह से कहा जाए तो उनका पिछला भू पाकिस्तान है। पाकिस्तान की आईएसआई जब से बांग्लादेश बना तभी से लगभग वह बांग्लादेश में सक्रिय रही है। जमाते इस्लामी जैसे संगठन या अन्य कट्टरपंथी संगठन जो है, उनको खाद पानी देने में, पालने पोषने में आईएसआई ने बड़ी मेहनत की है और उस मेहनत का ही नतीजा अब देखा जा रहा है कि किस तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथी उभार सामने देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक कट्टरपंथी संगठन और है, अंसारुल बांग्ला। यह संगठन जो है, इसके तार जुड़ते हैं अल-कायदा से और इसके बांग्लादेश के जो लीडर है जसीमुद्दीन रहमान, वह बीते कई वर्षों से जेल में बंद था, लेकिन यूनुस सरकार ने उसे अब जेल से रिहा कर दिया है और उसने एक तरह से कमान संभाल लिया। अब यहाँ आईएसआई का गेम प्लान यह है कि हिंदुओं पर इतने अत्याचार करो, ये हिंदू बांग्लादेश से पलायन के लिए मजबूर हो जाए और परिस्थितियां इतनी खराब कर दो कि भारत को बाध्य होकर इन हिंदुओं को अपने देश में लेना पड़े, बॉर्डर खोलना पड़े और जैसे ही ये हिंदू बॉर्डर के भीतर घुसेंगे तो उनके साथ अपने जो कट्टरपंथी, चरमपंथी, आतंकवादी और ऐसे विचारधारा फैलाने वाले जो लोग हैं, उनके साथ उन्हें भी भेज दिया जाए ताकि वे बांग्लादेश से लगी सीमावर्ती क्षेत्रों में, भारतीय राज्यों में, चाहे वह असम हो, बंगाल हो और बंगाल के रास्ते झारखंड हो, इन इलाकों में वो पहुंचे और धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र को, सीमावर्ती क्षेत्र को, इन राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों को, जहां मुस्लिम आबादी पहले से ही सघन है, वहां रेडिकलाइज वहां के लोगों को किया जाए। इसमें समय लग सकता है, इसमें 2 साल, 4 साल, 5 साल का समय लग सकता है और यह जो इसके बाद यह समाज जब रेडिकलाइज होगा तो यह भारत के दूसरे हिस्सों में भी जाएगा। पहले से भी भारत के मुसलमानों में इस तरह के बीज बोए जा चुके हैं, उन्हें बस हवा देने की जरूरत है। उसके बाद पूरे देश में एक सांप्रदायिक हिंसा की लहर दौड़ जाएगी और फिर उसे नियंत्रित करने में सरकार के पसीने छूटेंगे। इसकी सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होगी, जो आर्थिक विकास सरपट गति से दौड़ रही है वह बाधित होगी। भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय जो रसूख है वो खत्म होगा। साथ ही भारत के भीतर इतनी अस्थिरता पैदा कर दी जाए कि यहाँ की प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित किया जा सके।
यह एक गहरी साजिश रची जा रही है और इसके पीछे पूरा का पूरा 3-4 देशों की एक, मैं ये नहीं कहता कि तीनों चारों आपस में मिले हुए हैं, लेकिन शतरंज के बिसात पर सभी अपने अपने मोहरे अपने स्वार्थ के अनुसार चल रहे हैं और उसमें वे अपनी बढ़त भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन इसका खामियाजा भारत को भोगना पड़ेगा। इसलिए भारत के लिए जरूरी है, भारत के लोगों के लिए जरूरी है, सरकारी स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, कि हम अपने देश में, अपने मुल्क में, अपने समाज में, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कट्टरतावाद को फलने फूलने के अवसर उपलब्ध न करें और ऐसे कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करें और उनको उचित सबक सिखाएं। आज की जो परिस्थितियां हैं, बांग्लादेश की स्थिति हम, पाकिस्तान की स्थिति हम सब देख रहे हैं और इसमें तनिक भी देर नहीं, हो सकता है 2-4-6 महीने की स्थिति में, इस समय अवधि में ही बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरी हो जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी दोनों सीमाएं, पश्चिम में पाकिस्तान से और पूरब में बांग्लादेश से, एक तरह से असुरक्षित है और ये दोनों देश अपने तय तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये किसी तीसरे देश का मोहरा बनने के लिए हमेशा तैयार है। बस इनके नेताओं को चंद डावडों की जरूरत होती है। इन परिस्थितियों में भारत सरकार को, जो कि सोच ही रही होगी, उसकी नज़र इस मामले में होगी ही और उसके लिए उम्मीद है, हमें अपने सरकार पर भरोसा है कि वह इसे काउंटर करने के लिए कोई रणनीति पर काम कर रही होगी। लेकिन हम नागरिकों को भी ऐसे रेडिकलाइज तत्वों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार।